हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर पार्ट 5 वीडियो ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आज के क्लास में हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। बस दो टॉपिक अपने पास रह गया है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट और एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट, समझ गए। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये ख़त्म करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर और होगा अपना इस चैप्टर पे, जिसमें मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज चैप्टर के एंड में जो कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो करूँगा। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने लेक्चर के साथ करवाया ही है आपको। ठीक है, साथ साथ मैंने थ्योरी भी पढ़ाया और साथ करवाया भी है। तो ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए, वो ये कि अब आप हमारे चैनल पे क्लास 10th का बायोलॉजी का भी लेक्चर्स होगा, और वो लेक्चर मेरे द्वारा भी दिया जाएगा। ठीक है, मैं ही बायो का भी क्लासेज अपलोड करूँगा। तो अब अपना सीक्वेंस जो होगा, हम लोग एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर बायो का, फिर एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर बायो। तो इस चैप्टर के बाद आप फिजिक्स रिवीजन करेंगे, फिर अगला 7-8 वीडियो, जितने भी वीडियो में आ जाए अपना चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। ठीक, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने बीच इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बायोलॉजी का भी लेक्चर्स मिला। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा पूरे साइंस का, इवन केमिस्ट्री का भी लेक्चर्स अपलोड करूं। ठीक है, तो फिलहाल फिजिक्स से मैं बायो पे आया हूं, बहुत जल्दी मैं केमिस्ट्री के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये एक अनाउंसमेंट भी था आपके लिए। ठीक है, चलिए अब चैप्टर कोर्स शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें कर लिए हम लोग। अब चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, आपने जैसा देखा होगा, मैं सबसे सिंपल बताता हूँ। सबसे सिंपल क्या था, आप अपने फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को लंबे टाइम तक चलाते हैं। ठीक है, और गेम तो खेलते ही होगे। और कौन सा गेम आजकल ज़्यादा खेल रहे हो लॉकडाउन में, तुम्हें भी पता है। पेरेंट्स से खूब डांट भी पड़ती होगी, वो कहाँ कहाँ जंप करके, हाँ, डिफरेंट गन्स का भी नाम तुम लोग को पता चल ही गया होगा, है ना। तो वो गेम का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन खेलते हो। तो ज़रा सोचो, जब आप वो गेम खेल रहे होते हैं तो आपका फ़ोन गर्म होता है क्या? फ़ोन हीट होता है? एकदम फ़ोन का टच करते हो तो ज़्यादा देर, अच्छा, वो कितना हीट होगा? जितना ज़्यादा आप गेम खेलते हो उतना ज़्यादा वो हीट होता है क्या? अच्छा, उसी में आप देखो कि जब आप उस गेम को खेल रहे होते हो तो जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, और वो गेम का देखोगे तो काफ़ी हेवी गेम होता है अपना, तो जैसे से जितना ज़्यादा टाइम तक तुम फ़ोन को यूज करोगे, फ़ोन पे गेम खेलोगे, तुम्हें, या नॉर्मल भी, मैं गेम का जस्ट एक फ़न के रूप में बोल रहा हूँ, नॉर्मली भी आप फ़ोन को अगर लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो आपको दिखता होगा कि फ़ोन धीरे धीरे हीट होने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, फ़ैन, इसी तरह इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, फ़ैन हो गया, फ़ैन को लंबे टाइम तक चला के टच करोगे, हीट महसूस होगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज को अगर लंबे टाइम तक आप चलाओगे तो आपको दिखेगा कि वो, उसका बॉडी जो है वो हीट होने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्यों ये बॉडी हीट होने लगता है? अच्छा, उसी अप्लाइंसेज, वही फ़ैन में जब आप करंट नहीं देते हो, ठीक है, जब आप करंट नहीं दे रहे हो तो फ़ैन ऑफ है, तब हीट होता है क्या? नहीं, वो नॉर्मल है। तो जब जब आप करंट देते हो तभी आपका वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे सेल फोन, टीवी, फ्रिज वगैरह, तो हालांकि उतना नहीं होता है हीट, आपका फ़ैन हो गया, है ना, और पहले की जो टेलीविज़न वगैरह आते थे या सेल फोन वगैरह हो गया था हीट। तो जब जब आप करंट देते हो और कुछ टाइम तक यूज करते हो, ठीक ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, दो चीज़ें, करंट और टाइम। ऐसा नहीं कि आपने टीवी ऑन किया या अपना सेलफोन ऑन किया और अभी गर्म हो गया, नहीं। आपने सेलफोन ऑन किया अब, या फैन को ऑन किया, अब कुछ टाइम तक जब आप करंट दोगे, करंट का सप्लाई दोगे, तब जाके वो हीट होता है। तो दो चीजें मैं बता रहा हूं इसमें, करंट, आई से करंट को डिनोट करते हो, टाइम। तो जरा ध्यान से देखो, हीटिंग इफेक्ट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है क्या? कोई भी डिवाइस, तो हीटिंग इफेक्ट किसको बोले? जब भी हम किसी डिवाइस को करंट देते हैं, जब भी हम किसी डिवाइस को करंट देते हैं, करंट इज बेसिकली व्हाट? एनर्जी। ठीक है, कॉमन रूप में, जनरलाइज में बोला जाए तो करंट इज एनर्जी। तो जब भी अपन करंट जब देंगे तो वो डिवाइस हीट होता है, वर्क भी कर रहा होता है। मैं फैन की ही एग्जांपल ले लूँ, सपोज एक फैन है, ठीक है, तो फैन को तुमने क्या सप्लाई किया? करंट। ठीक है, करंट सप्लाई किया, तो इस फैन से फैन क्या किया? वर्क किया। वर्क क्या किया मतलब, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मैं फैन का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, फैन है तो वर्क का मतलब क्या हो? फैन गोल गोल जो घूमता है वो इसके लिए वर्क डन है ना। तो फैन ने कुछ वर्क किया, मतलब करंट से मतलब क्या? हमने इसे दिया एनर्जी। अच्छा, साथ में ये थोड़ा क्या हो गया? हीट भी हो गया। अब जरा सोचो, ठीक है, मैं थोड़ा डेप्थ में ले जा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, आप काफ़ी अच्छा विजुअलाइज होगा आपको। तो मैंने क्या किया? करंट दिया। करंट मीन्स व्हाट? मैंने एनर्जी दिया, बेसिकली जनरलाइज वे में एनर्जी दिया। इस एनर्जी का यूज हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ने कैसे किया? इस एनर्जी का यूज इसने किया वर्क, गोल गोल घूमने का काम किया।
दूसरा खुद को हीट किया। अब जरा बताओ, ये फैन ने खुद को हीट किया तो हीट करने के लिए एनर्जी कहीं अलग से तो नहीं ला रहा होगा, कहाँ से एनर्जी ले रहा होगा? यही एनर्जी करंट जो हमने सप्लाई किया इसी से। कोई डिवाइस हीट हो रहा है तो यही एनर्जी ले रहा है। अच्छा, फैन हीट हो गया, हीट होने में उसने क्या किया, कुछ एनर्जी मेरा खर्च कर दिया। अब एनर्जी मेरा खर्च किया तो ये हीट मेरे किसी काम का है क्या? किसी काम का नहीं है। फैन मेरा जो दिया एनर्जी है उसमें से वर्क किया और उसमें से कुछ को इसने वेस्ट करके आ गया एक हीट के फॉर्म में, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये वेस्टेज जो होता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सिंपल सुनना ध्यान से, जब भी हम किसी डिवाइस को इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो उस करंट का वो यूज कुछ करंट का यूज वो वर्क करने में करेगा और कुछ को खुद को हीट करने में करेगा। ठीक है, और एक लाइन में बताता हूँ, आगे चल के आप पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में आगे चलेंगे, बस ध्यान से सुन लेना एक बार। हमारे पास दुनिया में कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना है जो 100% इफिशियंट हो। ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखें। 100% इफिशिएंट मतलब सपोज किसी डिवाइस को, कोई भी मशीन है हमारे पास, कोई मशीन है जिसको हमने 100 जूल एनर्जी दिया तो ये हमें वर्क 100 जूल करके दे दे, ऐसा थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये कुछ ना कुछ एनर्जी को वेस्ट करेगा ही करेगा। 100 जूल में से कुछ ना कुछ एनर्जी को ये मशीन वेस्ट करेगा। कहाँ? सराउंडिंग में। हमारा फैन हीट हो गया, वो हीट होकर धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो ठंडा हुआ तो अब स्विच ऑफ करोगे तो फैन ठंडा हो गया, ठंडा हुआ तो एनर्जी कहाँ गया? या तुम्हारा सेल फोन हीट हुआ, तुमने सेल फोन बंद करके रख दिया, अब वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो ठंडा हुआ तो उसकी एनर्जी कहाँ चला गया? सराउंडिंग में। तो तुम जो एनर्जी दोगे उसका कुछ ना कुछ अमाउंट वो सराउंडिंग में वेस्ट करेगा, तब जाके वो आपके लिए कुछ ना कुछ वर्क करके देगा। दुनिया में ऐसा कोई मशीन 100% इफिशियंट नहीं बना है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, समझे? कुछ ना कुछ। ये सिंपल एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? बोर नहीं होना है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो जाएगा अपने पास। मोटरसाइकिल यूज करते हैं, मोटरसाइकिल में या कोई भी व्हीकल में साइलेंसर लगा रहता है। अब वो साइलेंसर, जैसे ही मोटरसाइकिल तुम चलाते हो, कुछ दूर वो चल के जाता है तो साइलेंसर बहुत गर्म हो जाता है। उसमें कभी गलती से अगर पाँव चिपका हो तो देखो कितना तेज जलता है। तो साइलेंसर ने खुद को हॉट किया, खुद को गर्म किया, मेटल का होता है, गर्म किया। तो गर्म करने के लिए एनर्जी कहाँ से लाया? वो आपका फ्यूल जलाया, जो आपने पेट्रोल डलवा रखा है बाइक में, उसको फ्यूल को यूज करके वो खुद को गर्म किया। कहीं हवा से तो एनर्जी नहीं खींचेगा, वो तुमने जो पेट्रोल डलाया है उसी पेट्रोल को बर्न करके खुद को हीट किया। अब साइलेंसर ने खुद को हीट किया तो ये हमारे किसी काम आ रहा है क्या? वो पेट्रोल का कुछ हिस्सा को खुद को गर्म करने काम ला रहा है, खुद को हीट कर रहा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। दैट इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन मशीन को काम करने के लिए एनर्जी को वेस्ट करना जरूरी है। ये आप 11वीं क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर और पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, बहुत एक्स्ट्रा बातें कर ली हम लोग। ठीक, तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब आपको समझ आया? जब भी हम किसी डिवाइस को, अच्छा, हीटिंग डिवाइस कितना हीट होगा? जितना देर, अब उस डिवाइस को तुम जितना ज़्यादा, फैन ही है ये, फैन कितना हीट होगा? जितना देर तुम करंट सप्लाई करते रहो उतना ज़्यादा हीट होता जाएगा, यानी टाइम पे डिपेंड करता है। तो हीटिंग इफेक्ट में मैं अगर बात करूं पावर की, तो पावर की वैल्यू कितना होता है? वर्क बाई टाइम होता है क्या? अच्छा, हीटिंग इफेक्ट का डेफिनेशन देखो। हीटिंग इफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, आप या तो वीडियो पॉज करके लिख लेना या एनसीईआरटी बुक से भी चाहो तो पढ़ के। हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है व्हेन, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, वीडियो पॉज करके लिखना। व्हेन वी सप्लाई करंट टू एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, व्हेन वी सप्लाई करंट टू एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम इट गेट्स हीटेड। ठीक है, विथ पैसेज ऑफ टाइम इट्स गेट हीटेड। This heating of the electrical device due to the current is called heating effect। ठीक, तो हीटिंग इफेक्ट मैंने बताया, तो आप थोड़ा पॉज करके लिख लेना या अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो जरा बताओ, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है। ठीक, अच्छा, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हमने पढ़ा है क्या? पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इक्वल टू क्या हो जाए? Q इंटू वी। ये हमने चैप्टर के दूसरे या तीसरे वीडियो में शायद हमने ये करा है, दूसरे शायद सेकंड वीडियो में ही हमने ये करा है अच्छे से, Q इंटू वी। तो क्या मैं यहाँ पे पावर इक्वल टू वर्क की वैल्यू कितना है? क्यू वी बाई टी लिख सकता हूँ क्या? क्यू वी बाई टी में लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो, है ना। अच्छा, क्यू वी बाई टी लिखा। अब जरा बताओ, हम लोग एक और चीज़ जानते हैं क्या? करेंट। सबसे फर्स्ट लेक्चर याद करो, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर। करंट का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास? चार्ज बाई टाइम। जरा यहाँ Q बाई टी दिख रहा है क्या? तो आप एक फॉर्मूला पावर का ये हो गया, दूसरा Q बाई टी की जगह I इंटू वी लिखूँ, I इंटू वी। ठीक है, I इंटू वी, यानी पावर
पावर ऑफ किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज का आपके पास पावर पूछे तो आप क्या लिखोगे, करंट इनटू वोल्टेज, या क्वेश्चन के अंदर चार्ज और टाइम दिया है तो चार्ज बाय टाइम इनटू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दो फॉर्मूला हो गया। आई थिंक आपके पास क्लियर है, आपको नहीं समझ है लिखना, दिस इज व्हाट पावर, ठीक है, दिस इज व्हाट करंट एंड दिस इज वोल्टेज, ठीक। चलिए, तो पावर हो गया। अब मैं बात करता हूँ हीटिंग इफेक्ट की। तो कितना कोई डिवाइस खुद को कितना हीट करेगा, तो मैं जितना ज़्यादा देर उसे चलाऊंगा उतना वो खुद को हीट करेगा। अच्छा, उसका पावर जितना ज़्यादा होगा उतना, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। जितना पावर होगा, जितना पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा तो ज़्यादा हीट होगा, है ना। जैसे मान लो हम फ़ोन चार्ज करते हैं तो बहुत कम, थोड़े से बैटरी में चार्ज हो जाता है, लेकिन वही फ्रिज चलाओ, फ्रिज या एसी वगैरह, तो क्या होता है, इसकी पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो पावर इनटू टाइम लिख सकता हूँ मैं, हीट इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है, इट इज टाइम। और चाहो तो पावर की वैल्यू हमने अभी क्या लिखा, आई वी इंटू टी। यहाँ से देखो पी की जगह मैंने यहाँ से इंट्रोड्यूस किया। और चाहो तो ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, वी, मैं वी इक्वल टू आई आर अगर पुट करूंगा तो वी इक्वल टू आई, वोल्टेज की जगह आई इंटू आर इंटू टी। तो एच इक्वल टू क्या लिख दूँ, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखो, वोल्टेज की जगह मैं क्या लिख दूँ, आई आर टी। तो जरा देखो यहाँ पे क्या लिख सकता है, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, समझे। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन के अंदर किसी डिवाइस में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो आप जो फॉर्मूला यहाँ पे चाहे वो लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ अभी तक जो इस टॉपिक के अंदर पढ़े, हमें ने क्या सीखा, एक लाइन में मैं मुझे एक्सप्लेन करना हो तो सिंपली कहूँगा कि व्हेन वी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी और करेंट टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, द पैसेज ऑफ टाइम इट गेट्स हीटेड, दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। एंड व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट हियर, तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, ठीक। तो हमने हीटिंग इफेक्ट किया। अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए कंपलसरी बुक है और सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। आप साइड बुक भले कितना भी बना लो, अगर एनसीईआरटी छोड़ के कुछ कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको बोर्ड्स एग्जाम में। आप साइड बुक बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एनसीईआरटी को अगर कई बार पढ़ें, और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगाना आपके लिए कंपलसरी है। इसलिए जैसे ही टॉपिक खत्म होता है और वहाँ पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इवन सॉल्व एग्जाम्पल, उसको भी मैं अपने हर वीडियो में एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, तो आपको भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो पेज नंबर 217, एक मिनट, हाँ, पेज नंबर 217 आप खोलें, मैं देख रहा हूँ इसमें, हाँ चलिए, पेज नंबर 217 में आपके पास एग्जाम्पल है 12.10। तो ये एग्जाम्पल आपके पास क्या कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से। हालांकि सॉल्व है तो कैलकुलेशन का पार्ट इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, मैं बस इसमें आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपसे बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को आगे बढ़ा के अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपसे बनने वाला हो तो। देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट, ठीक है। पावर कैसा यूनिट है, यानी 840 वाट, वाट इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ध्यान रखिए 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट, ठीक है, मिनिमम रेट। व्हाट आर द करंट एंड रेसिस्टेंस इन ईच केस। तो करंट एंड रेसिस्टेंस आपसे पूछा है। तो पहले केस में आपके पास पावर की वैल्यू कितना दे रखा है, 840 वाट। वाट इज ए, डब्ल्यू का मतलब वाट है, वाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, 840 वाट, पावर इक्वल टू 840 वाट, 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम है। तो देखिए पावर फॉर्मूला जरा देखो, अभी पावर इक्वल टू हमने V इंटू आई पढ़ा है क्या, पावर इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपसे पूछा है वोल्टेज भी, अब पावर दे रखा है, वोल्टेज 220 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, आप आई नहीं निकाल लोगे, है ना। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर बाई V 840 बाई 220, तो आपके पास करंट आ गया। अच्छा, करंट आ गया तो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेसिस्टेंस भी निकालना, तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। अब आपके पास करंट पता है, V पता है, V ऑलरेडी 220 दे रखा है, करंट आपने इस पार्ट में निकाला, आपसे R निकल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन है और आंसर दिया है बुक में आपको, तो आप कर लेना। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, सेकेंड पार्ट इज सेम। देखो सेकेंड पार्ट में पावर की वैल्यू क्या हो गया, 360 वाट। तो अब सेम क्वेश्चन में पावर की जगह 360 वाट करके करना, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल 12.10 हो गया। अब आते हैं अपन एग्जाम्पल 12.11। तो अगर मैं एग्जाम्पल 12.11 की बात करूं
तो 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेसिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर, हीट प्रोड्यूस 100 जूल, मतलब H की वैल्यू कितना है 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है, R की वैल्यू कितना है 4 ओम, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए हमसे पूछा है क्वेश्चन ने, तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे होता है, हमसे क्वेश्चन ने इतने डाटा को दे रखा है और क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, तो V की जो वैल्यू अपन को पता है वो क्या है I इंटू R, तो हमें ये V फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत है, करंट और रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस तो क्वेश्चन में दे रखा है, अगर किसी भी तरीके से अपने पास अगर करंट आ जाए तो क्या अपना आंसर आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा। करंट देखिए, अब करंट के लिए पूछते हैं, तो करंट निकालने के लिए हमारे पास क्या सहारा दे रखा है, हीट दे रखा है, आर दे रखा है। जरा आइए तो इस फॉर्मूले को देखो तो, और क्वेश्चन के अंदर से आई थिंक टाइम भी दे रखा है क्या आपके पास, हाँ टाइम भी दे रखा है, ईच सेकेंड मतलब टाइम की वैल्यू कितना है 1 सेकेंड। जरा इस फॉर्मूले से पूछो ये बताएगा क्या करंट की वैल्यू, हाँ बिल्कुल बताएगा। देखो हीट 100 जूल, आई हमें फाइंड करना है, आर 4 ओम, टाइम 1, बिल्कुल करंट की वैल्यू ये बता देगा। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, करंट। अब आपके पास करंट भी है, रेसिस्टेंस 4 ओम है, ये निकालो, कैलकुलेट करो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, समझे। तो अप्रोच देखो मैं इस तरह से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही होता है कि सर फिजिक्स तो समझ में आता है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, फॉर्मूले भी याद रहते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को अप्रोच करने हमें आना चाहिए। अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखते ही कभी ये ना सोचो कि हमसे हो जाएगा या नहीं होगा, नहीं। फिजिक्स के क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट काम बनने वाला हो, पढ़ के कभी नहीं लगता। कई क्वेश्चन को जब लिखोगे ना तो लगेगा कि बन जाएगा, कुछ नहीं करो, पहले डाटा तो लिख लो, गिवन डाटा लिखो। पूछा क्या है क्वेश्चन में, वोल्टेज पूछा था, वोल्टेज। अब वोल्टेज पूछा है तो वोल्टेज निकालने के लिए हमें फार्मूला तो एटलीस्ट याद रहना ही चाहिए, फार्मूला की याद नहीं रहेगा तो फिर तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे V इक्वल टू आई आर पता था, ठीक है। मतलब सपोज मैं ये मान के चलूँ मुझे कुछ नहीं आता थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा ठीक है भैया मेरे को V इक्वल टू आई आर पता है, क्वेश्चन ने इतनी सारी चीज़ें दे रखी है, R तो दे रखा है, अगर किसी तरह I निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो I निकल जाएगा तो I के लिए फिर इस फॉर्मूले से पूछो, I बताया आ गया आंसर, समझ गए। तो क्वेश्चन को ऐसे न्यूमेरिकल अप्रोच करते हैं, समझे। इसीलिए मैं सॉल्व एग्जांपल को भी लेता हूँ, समझे, ताकि अप्रोच सिखा सकूँ। फिजिक्स से आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, एटलीस्ट मेरे चैनल पे आप पढ़ोगे फिजिक्स आपका एकदम अच्छा होना चाहिए, समझे। 10th में और फिर 11वीं और 12वीं तक की वीडियो डालता हूँ, तो इसलिए 11th 12th में भी आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी नींव मैं 10वीं से ही डाल रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया थ्योरी क्वेश्चन है। चलिए आते हैं, तो पेज नंबर ये है 218 पे, बुक जरूर साथ में रखा करो, ठीक है, क्योंकि अपने पास बोर्ड है और मैं क्वेश्चन कोई बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है, फिर तुम्हें बताऊंगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा, टाइम भी बहुत लगेगा, इसलिए बुक अपने पास रख के देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग एलिमेंट डज, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर आपसे पूछा है कि हीटिंग एलिमेंट, जैसे आपने हीटर वगैरह देखा हो, सर्दियों में जो हीटर हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें करंट सप्लाई जाता है, करंट सप्लाई होता है तो क्या करता है, ग्लो होता है। सर्दियों में हीटर जो काम में लेते हैं ग्लो करता है, उसमें लाइट की तरह वो जलता है या रेड कलर का दिखता है, कभी कुकिंग करने वाला हीटर आपने देखा हो तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि जब उस चीज़ में हमने करंट दिया तो वो ग्लो किया, हीटिंग अप्लायंसेज। लेकिन जब एक कॉर्ड, सिंपल कॉर्ड जो आप प्लग करते हो, है, उस कॉर्ड हीट नहीं, ग्लो नहीं करता, क्यों? तो इसका रीजन ये है कि जो हीटिंग अप्लायंसेज है ना, हीटिंग अप्लायंसेज वो जनरली एलॉय का बना होता है, एलॉय, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने एलॉय पढ़ा हो, एलॉय ऑफ मेटल, ध्यान से सुना, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, एलॉय ऑफ मेटल से बना होता है। और एलॉय का रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो हीटिंग डिवाइस अप्लायंसेज जो बनता है, हीटर हो गया, गीजर हो गया, आयरन करने वाला जो डिवाइस हो गया, वो सब बना होता है किस चीज़ का, एलॉय का, और उसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। अब सपोज मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जब मैं इसके अंदर करंट की सप्लाई दूंगा तो ये वायर क्या करेगा, इस करंट को अपोज करेगा, करंट को फ्लो होने से रोकेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा करंट के फ्लो को ये रोकेगा, वो सारा का सारा एनर्जी कहाँ अपीयर होगा, इसमें हीट के फॉर्म में,
ठीक है। तो हीट के फॉर्म में जब अपियर होगा तो वो ग्लो करेगा, धीरे 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 रेडिश कलर का हो जाएगा, जैसा कि हमारा सर्दियों में इलेक्ट्रिक हीटर होता है, रेड या येलो कलर का हो जाता है बर्न होते होते वो। तो यही बोलेंगे कि एलॉय का बना होता है, द हीटिंग अप्लायंसेज इज मेड अप ऑफ एलॉय व्हिच आर वेरी हाई रेसिस्टेंस सो दैट it opposes the flow of current and due to that opposition the heat appears in the form of light। लेकिन वही इन टर्न में देखूँ तो जनरल सिंपल वायर जो होता है वो कॉपर का होता है, आयरन का होता है, तो ये सब का रेसिस्टेंस एलॉय के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, तो ये करंट के फ्लो को बहुत कम रोकता है, तो बहुत कम करंट को रोका यानी बहुत कम एनर्जी रुका, तो इसलिए वो हीट के फॉर्म में अपियर नहीं होता है। समझे? तो एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया आपको, समझे? तो आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा न्यूमेरिकल है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड इन ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या दे रखा है, चार्ज यानी क्यू की वैल्यू 96,000 कूलम दे रखा है आपके पास, टाइम दे रखा है 1 आवर, 1 आवर को हमेशा सेकेंड में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड, ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट में हम काम करते, और V दे रखा है 50 वोल्ट। आपसे पूछा है हीट, Q है, T है, V है, जरा बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये देखो हीट इक्वल टू पावर इंटू टाइम है, हीट इक्वल टू पावर इंटू टाइम है, पावर की जगह मैं QV/T लिख सकता हूँ क्या, QV/T इंटू टी, बोलो पावर की जगह मैं QV/T इंटू टी लिख सकता हूँ, T से T चला गया, क्या बचा Q इंटू V, ठीक है। तो Q इंटू V कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसमें, समझे इस बात को। तो हीट इक्वल टू पावर इंटू टाइम है और पावर को कर दिया हमने, वो पावर की वैल्यू उठा के, तो देखो फॉर्मूला से जस्ट हम खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैं एक कैलकुलेटेड आंसर बता देता हूँ, आपके पास आंसर कितना आएगा। इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ ये इसका आंसर आपके पास हो जाएगा, हीट की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 4.8 इंटू, मैंने कैलकुलेट करके रखा है पहले से, आप कैलकुलेट करना, 4.8 इंटू 10⁶। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, तो रेसिस्टेंस दे रखा है आपके पास 20 ओम, ठीक है। करंट आई की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखा है, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है 30 सेकेंड, आपसे पूछा है हीट, सिंपल ये फॉर्मूला है ना। क्या दे रखा है, रेसिस्टेंस करंट और टाइम, देखो रेसिस्टेंस करंट और टाइम H इक्वल टू I² RT, कैलकुलेट कर लेना, इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 1.5 इंटू 10⁴ जूल, ये आंसर आएगा। तो ये हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने वाले कि हीटिंग इफेक्ट से सिर्फ एनर्जी वेस्ट ही होता है या इसका कुछ हमारा फ़ायदा भी है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, H इक्वल टू I² RT जो हमने लिखा है उसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो कभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपसे पूछ दे तो क्या बोलेंगे, हीट इज डायरेक्टली, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सजेस्ट दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, रेसिस्टेंस, है ना, सिर्फ रेसिस्टेंस का स्क्वायर नहीं, रेसिस्टेंस एंड टाइम। तो इसी फॉर्मूले को जो अभी हमने आपको बताया हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। अब इसका यूजेज देखते हैं। तो बेसिकली 3 मेन यूजेज है। इलेक्ट्रिक हीटर, मैंने पूरा आपको इलेक्ट्रिक हीटर या आयरन जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, तो इसमें मैंने इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में तो पूरा डिस्कस किया ही अभी आपको। तो इसमें यूज होता है, इसमें अंदर क्या होता है, जैसा कि उस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एलॉय यूज होता है जिसका रेसिस्टेंस हाई होता है, हाई रेसिस्टेंस के कारण करंट को अपोज करता है जिस वजह से वो हीट के फॉर्म में अपीयर होता है। तो इस पर मैंने उस क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस किया है। अब आते हैं बल्ब ग्लो करता है, जो अब तो नहीं, अब तो एलईडी बल्ब आता है या CFL या एलईडी वगैरह आने का जमाना आ गया। पहले जो बल्ब है और अभी भी मिलता है वो पीला वाला, येलो वाला जो बल्ब होता था, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का जो होता था, तो उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, आपने कभी ध्यान से देखा हो तो वो फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट एक खास मेटल का बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3300 यानी 3380 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और रेसिस्टेंस तो देखो होता क्या है, जब इसको आप करंट देते हो तो ये टंगस्टन क्या होता है, अपने अंदर एनर्जी को, वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, जिस वजह से उसके अंदर हीट, अचानक से हीट डेवलप होता है। वो हीट बहुत हाई अमाउंट पे जब डेवलप होता है तो वो लाइट के फॉर्म में हमारे आसपास अपीयर होता है, ठीक है। तो इस टंगस्टन मेटल जो है,
इसके अंदर जब हीट डेवलप हुआ तो वो हीट हमारे आसपास लाइट के फॉर्म में अपीयर होता है। तो कभी आपसे पूछ दे एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है, और कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर उसके अंदर ग्लास को कभी आपने बचपन में खेल खेल में, या कभी हम जैसे हमने अपने बचपन में तो बल्ब को, वो टंगस्टन वाला जो बल्ब होता था ना, उसको लेके दीवार पे जब मारते थे एकदम बढ़िया सा आवाज़ आता था। हाँ, कभी बल्ब फ्यूज होता था तो उसको फोड़ा करते थे। तो तुम लोगों ने किया है नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसके अंदर करना नहीं, ठीक है। अगर हो ऐसा बल्ब तो ये नहीं कि निकाले और फोड़ दिए। हाँ, वो बताता हूँ, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक नाइट्रोजन, केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन भरा होता है और आर्गन भरा होता है। याद रखेंगे, नाइट्रोजन और आर्गन भरा होता है, जिस वजह से आप फोड़ते हैं ना, उसे अचानक से फूटता है तो बहुत तेज, मतलब थोड़ा सा अच्छा साउंड होता है, समझे। तो ये हुआ हमारा बल्ब की कहानी। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन 2 मार्क्स तक के आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब घरों में देखते हो वो फ्यूज लगा होता है, ठीक है। अब वो फ्यूज का क्या काम है, तो फ्यूज का काम ये है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, और ये हमारे डिवाइसेज में बहुत काम आता है, सेफ्टी डिवाइस। अब ये कैसे करता है, एक अर्थवायर के बारे में मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो ये सेफ्टी डिवाइस क्या है कि ये बेसिकली बहुत पतले से, घर में फ्यूज देखे हो कभी निकाल के, तो उसके अंदर एक पतला सा वायर ऐसे फोल्ड किया रहता है, एकदम पतला सा। ऐसा क्यों, क्योंकि पतला सा वायर होने से क्या होता है, जब भी घर में अचानक से बहुत तेज वोल्टेज आ जाए, है ना, सप्लाई से अचानक से बहुत तेज वोल्टेज आए और वो हमारे टीवी, फ्रिज या डिवाइसेस तक पहुंचेगा, तो अचानक से तेज वोल्टेज के कारण चीज़ें खराब हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज लगाने से क्या होता है, अचानक से जब तेज वोल्टेज आता है तो सर्किट यहाँ से मान लो यहाँ तक मेन वायर में आया है, ठीक है, और यहाँ से हमने फिर से इस बीच में हमने क्या लगा रखा है, फ्यूज, एकदम पतला वायर का एक फ्यूज लगा रखा है। इस रीजन में हमने फ्यूज लगा दिया, जो कि बहुत, ये वायर मोटा है, ये वायर मोटा है, बीच में हमने पतले वायर का फ्यूज लगाया है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ से हम डिवाइसेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइस यूज कर। तो अचानक से बहुत तेज वोल्टेज आया, बहुत तेज वोल्टेज आया, तो तेज वोल्टेज होगा तो करंट, है ना, करंट उतना ही ज़्यादा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब अचानक से उस करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होगा। अब हीट प्रोड्यूस होगा तो ये बीच में जो फ्यूज वायर लगा है वो बहुत ही पतला होता है, इसलिए बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा, जैसे ही बहुत तेज वोल्टेज मिला ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके टूटा। अब टूटा तो देखो सर्किट ब्रेक हो गया क्या, जो अचानक से हाई वोल्टेज मिला था वो हाई वोल्टेज हमारे डिवाइस तक पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा। क्यों, क्योंकि बीच में हमने एक पतले से वायर का फ्यूज लगाया है। वो फ्यूज क्या होगा, तेज वोल्टेज पे खुद को मेल्ट कर लेता है। घर में जनरली 1 से 10 एम्पियर तक का फ्यूज होता है लगा हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर पतला वायर इसलिए लगाते हैं, है ना। कभी कई लोग करते क्या है कि फ्यूज बार बार होता है ना ऐसा कि बार बार अगर फ्यूज उड़ रहा है घर का, तो क्या करते हैं, उसके अंदर एकदम मोटा सा तार लेके फोल्ड कर देते हैं, है ना, कि ताकि उड़े ना। अब सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे मोटा सा तार लगा दूँ, खूब मोटा सा तार, कि चलो फ्यूज उड़े ही ना भैया, बार बार फ्यूज उड़ रहा है मेरे घर का, मोटा सा तार लगा दे। अब अचानक से तेज वोल्टेज आया, तेज वोल्टेज आया, अब तुम्हारा फ्यूज तो उड़ा ही नहीं। अब फ्यूज उड़ा ही नहीं तो अचानक से तेज वोल्टेज तुम्हारे डिवाइस तक पहुंचा, तुम्हारा डिवाइस है या था, ठीक है, डिवाइस गया। तो ये फ्यूज वायर में कभी मोटे वायर नहीं लगाते हैं, ठीक है। मोटा वायर लगाने से क्या होगा, मेल्ट ही नहीं करेगा, काम के समय जिस पर्पस के लिए हमने इसको यूज करा है वो होगा ही नहीं, समझिए। तो फ्यूज वायर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है कि इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, व्हिच मेल्ट व्हेन वेरी हाई वोल्टेज इज सप्लाइड एंड thus it breaks out the circuit, ठीक है, इट्स ब्रेक आउट द सर्किट एंड इट प्रोटेक्ट आवर डिवाइसेज फ्रॉम हाई वोल्टेज, ठीक है। तो जो मैंने लाइन बोला, आप चाहो तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके इस लाइन को लिख भी सकते हो, समझे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में आपसे पूछे। तो एक और सेफ्टी डिवाइस अपने पास है, हालांकि वो हीटिंग इफेक्ट में नहीं आता है, लेकिन वो सेफ्टी डिवाइस की, अगर आपसे कभी सेफ्टी डिवाइस के बारे में पूछे तो एक और सेफ्टी डिवाइस का नाम क्या लोगे आप लोग, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज अपना। एक और सेफ्टी डिवाइस होता है अर्थ वायर, हालांकि ये हीटिंग इफेक्ट टॉपिक के अंदर नहीं है, इसको सेपरेट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अर्थ वायर, अर्थ वायर क्या करता है कि जो भी एक्स्ट्रा करंट, अर्थ वायर का काम क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा करंट आता है, एक्स्ट्रा करंट आने का मतलब ज़्यादा, है ना, I=Q/T आया, तो करंट ज़्यादा कब होगा, जब चार्ज का फ्लो टाइम के साथ ज़्यादा हो। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज, अचानक से करंट ज़्यादा आ गया तो एक्स्ट्रा चार्ज आके जो एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वो हमारा अर्थ वायर से क्या होता है, मान लो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक, और इसको हमने अर्थिंग जो बोलते हैं, अर्थ वायर, हर घर में एक कनेक्शन होता है अर्थ वायर का, जिसमें एक वायर को सीधा ले जाके उसको अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही अचानक से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट होता है, तो एक्स्ट्रा चार्ज जैसे ही एक्यूमुलेट हुआ, माइनस की सपोज
इलेक्ट्रॉन आके एक्यूमुलेट हो गया बहुत सारा यहाँ पे, तो ये हमारे डिवाइस को ख़राब कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस अर्थ वायर के थ्रू कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में, और ग्राउंड हमारा पॉजिटिव चार्ज का सबसे बड़ा सोर्स है, ग्राउंड के पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, हमने अर्थ वायर से कनेक्ट किया, अर्थ वायर के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में, और जस्ट इट गेट्स न्यूट्रलाइज, माइनस चार्ज यहाँ जाके प्लस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसलिए अर्थ वायर भी जरूरी है। अब इसमें भी देखो जो 3 पिन वाला सॉकेट आता है, 3 पिन, तो उसमें 2 पिन तो हॉट और कोल्ड वायर का समझ आता है, एक होता है अर्थ वायर, ठीक है, हॉट कोल्ड और न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो एक जो होता है तुम्हारा थर्ड वाला वायर सबसे ऊपर जो होता है प्लग के अंदर, इस तरीके से देखते होगे ऐसे सॉकेट होता है, तो ये इसी को अर्थ वायर बोलते हैं। ये अर्थ से कनेक्टेड होता है जो एक्स्ट्रा चार्ज। और जनरली आप देखते भी होगे कि जो हेवी डिवाइसेज है, आयरन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जो ज़्यादा वोल्टेज एक्यूमुलेट करता है, ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, उसमें ये अर्थ वायर लगा होता है। 3 प्लग आते हैं, छोटे मोटे में 2 प्लग ही आते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्लग जो होता है वो अर्थ वायर से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर हीटिंग इफेक्ट। बता देता हूँ फटाफट देख लो। पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम मैंने बताया ही है, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वाट। तो कभी कभी 1 किलो वाट भी, वाट बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, तो 1 किलो वाट भी लिखा रहता है, तो 1 किलो वाट का मतलब 1000 वाट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कमर्शियल यूनिट, जो आपके पास कमर्शियल यूनिट मतलब बिजली विभाग जो होता है, वो हमारे पास जो मीटर की रीडिंग वगैरह करता है, वो कैसा होता है, किलो वाट में, किलो वाट आवर इसको पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, 1 किलो वाट आवर, जिसकी वैल्यू 1 किलो वाट आवर मतलब 1 घंटे में कितना, जो कमर्शियल यूनिट है 1 घंटे में कितना 3.6 × 10⁻⁶ जूल कंज्यूम करता है। 1 किलो वाट का मतलब ये हो गया। हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर में, जो हमारे पास घर में मान लो हमने टीवी, फ्रिज या बल्ब वगैरह बहुत सारा जलाया, तो बिजली बिल जो आता है वो कैसे आता है, तो वो ऐसे आता है कि हर विभाग का सपोज हर स्टेट में अलग अलग होता है रेट। ऐसे बोलते हैं ना कि 200 यूनिट मीटर उठा है, ठीक है, 200 यूनिट मीटर रन किया। तो आपको अगर सपोज 5 रुपये पर यूनिट, 5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो टोटल बिजली का बिल जो आता है 200 × 5 दैट इज 1000 RS, 1000 आपके पास बिजली बिल आता है। तो ये जो 200 यूनिट आया, ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये कैलकुलेट बेसिकली होता है पावर इंटू टाइम बाई 1000, जहाँ पावर की वैल्यू आप कैसे रखोगे, वाट में, टाइम की वैल्यू सेकंड में। तो कभी भी टोटल एनर्जी जो कंज्यूम आपका होता है वो कैसे लिखोगे, तो पावर इंटू टाइम, ठीक है, अपॉन 100। तो अब आपके पास एनर्जी आ गया, ठीक है, एनर्जी आ गया, तो एनर्जी आ गया, तब उसको आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख लेना, इसमें छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखना, ये सारे कन्वर्जन को ध्यान रखेगा। इस पर जैसे हम एक आध न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर अपना हो जाएगा। एक 12.13 एग्जाम्पल है आपका पेज नंबर 219 पे। द इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 4000 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, मतलब 12.13 क्वेश्चन है। पावर है रेफ्रिजरेटर का 400 वाट और कितना टाइम काम करता है, 8 आवर पर डे, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट इफ इट फॉर 30 डे एट RS 3 किलो पर वाट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी कंज्यूम लिख लेना, पावर कितना है 400, अच्छा 8 आवर पर डे मतलब टोटल कितना घंटा, 30 दिन तक काम किया है। ये ध्यान रखना, एक दिन में 8 घंटे काम किया तो 30 दिन का आपसे बिल पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे 30 दिन, तो हर रोज 8 घंटे काम किया तो इस महीने में टोटल कितने घंटे काम किया, 30 × 8 240 आवर। तो पावर की जगह आप 400 रखना, टाइम की जगह 240 रखना और 1000, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। जैसे ही एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे, कॉस्ट। तो जितना एनर्जी, सपोज इसमें जैसे कि सॉल्व एग्जांपल में आपके पास दे रखा है 96 किलो वाट आवर, ठीक है। टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, 96 किलो वाट आवर। तो एक यूनिट का प्राइस है 3 रुपीज, मतलब एक, तो 96 × 3 कर देना, आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में भी कहा है कि 3 रुपीज पर किलो वाट आवर, ठीक है। तो एक यूनिट, तो यही होता है। फिर से समझो, आई थिंक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इस क्वेश्चन से अच्छे से समझे। रेफ्रिजरेटर कितना पावर का है, 400 वाट का, कितने टाइम वो काम कर रहा है, 8 घंटे एक दिन में, ठीक। तो महीने में वो कितने घंटे काम किया, 30 × 8 240 आवर। अब हमने देखना है कि तो उसका बिल कितना है, 1 किलो वाट आवर का, ये जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या है, किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर का प्राइस है 3 रुपीज। तो पहले तो हमको निकालना कि महीने में ये फ्रिज कितना पावर कंज्यूम किया, तो पावर इंटू टाइम, 1000 से हमने क्यों डिवाइड किया, किलो में है इसलिए, तो ये फॉर्मूले पे लगाया, मुझे एनर्जी की वैल्यू आ गई ये। अब एक यूनिट का प्राइस है 3 रुपीज़, तो 96 किलो वाट आवर का प्राइस कितना, 96 × 3,
ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ज़रूर बताएं, मैं आपके सपोर्ट में पूरा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना खत्म होता है, 1-2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है लास्ट में और एक्सरसाइज। तो अगला वीडियो में अपन का ये चैप्टर खत्म होगा, जिसमें हमारा चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से खत्म होगा। तब आपका काम क्या है, एक्सरसाइज आप घर से बनाएंगे। सबसे पहला काम पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करना, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाए होगे मेरे साथ साथ, जो भी मैंने बोर्ड पे पढ़ाया सबका सारे फॉर्मूले को याद करना। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाना। अगले लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या डिस्कशन आप देख लेना, आपसे बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। कोई भी कन्फ्यूजन कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए। जो भी आपके साथ क्लास 10th वाले हैं उन्हें भी सपोर्ट मिले और हमें भी सपोर्ट करिए, ठीक। और लाइक बटन भी दबाइए हर वीडियो में।